इस पूरे संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सबसे अधिक बुद्धिमान, ज्ञानी, कला से परिपूर्ण और आत्मबल युक्त है। आदिकाल से शोध मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहा है। यही कारण है कि इतिहास भी इस बात को साबित कर चुका है कि मानव इस संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। आज हमारे इसी अद्भुत प्रयास के कारण हमने चांद पर भी अपना सिक्का जमा लिया है। जब हम प्लेनेट पर जा सकते हैं तो पृथ्वी पर शोध हमारे लिए बहुत आम बात है। जैसा कि आप सभी तो जानते ही है कि धरती पर शोध तो अक्सर होते ही रहते हैं। यहाँ पर उस शोध की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं जो समुद्र तल से 75 मीटर से 115 मीटर तक नीचे है। लगभग 37.9 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे बनी दुनिया की सबसे कठिन समुद्री सुरंग है। यह सुरंग अन्य सभी सुरंगों से भिन्न सबसे लंबा पानी के नीचे का खंड है। इस सुरंग से होकर गुजरने वाले हर ट्रेन की गति की सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 99 माइल प्रति घंटा है। आज इसी विषय से संबंधित जो विश्व का सबसे लंबा असंभव सा निर्माण जो 5.5 बिलियंस का नंबर 1 मेगा प्रोजेक्ट है के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपके सामने नए खोज से संबंधित तथ्य सामने लेकर आएं, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंग्लिश चैनल, जिसे हम चैनल के नाम से भी जानते हैं। यह अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। इसका जो उत्तर पूर्वी छोर है वह डोवर जलड मरु मध्य द्वारा उत्तरी सागर के दक्षिणी भाग से जुड़ता है। डोवर जलड मरु मध्य इंग्लिश चैनल का सबसे नैरो पार्ट में एक नहर है जो धरती के दो द्वीपों को जोड़ता है। भौगोलिक दृष्टि से ऐसे तो फ्रांस इंग्लैंड कभी भी एक नहीं था। एक समय ऐसा भी था इंग्लैंड के रूप में जाना जाने वाला यह हिस्सा उसी द्रव्यमान का हिस्सा था। हजारों वर्ष पहले बर्फीले ग्लेशियर के पिघलने के कारण अटलांटिक महासागर में बाढ़ सी आ गई थी। इस बाढ़ ने यूरोप को महाद्वीपीय यूरोप से जोड़ने वाली रिज को नष्ट कर दिया, जिस कारण फ्रांस और इंग्लैंड जो एक आइलैंड के रूप में कनेक्टेड था, ये हिमनद के पिघलने के पश्चात एक दूसरे से अलग हो गए थे। इन दोनों देशों के बीच जो बाधक के रूप में कोई नहर तैयार हुआ था उसे इंग्लिश चैनल नाम दिया गया। नेपोलियन और हिटलर जैसे दुश्मनों ने कब्जा करने के लिए सुरंग बनाने की असफल योजना की, लेकिन ये अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए। इस देश पर कब्जा करने का प्रयास विफल हो गया। इससे पहले भी लोगों ने फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने के प्रयास में कई बार एफर्ट्स दे चुके हैं। आक्रमणकारियों के लिए यह इंग्लिश चैनल अवरोधक का कारण बना है। इन्हीं दो द्वीपों को जोड़ने का प्रस्ताव 1802 अल्बर्ट मैथ्यू ने रखा था। 1975 में इस प्रोजेक्ट को बनाने के इस विचार को पुनः सबके सामने रखा गया, लेकिन इस काम में कोई विकास नहीं हुआ और यह काम आगे बढ़ा ही नहीं। इसके तत्पश्चात 1875 में चैनल टनल कंपनी ने प्रारंभिक परीक्षण शुरू किया था। इसके पश्चात 1936 में इस चैनल टनल को बनाने की अनुमति के लिए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और ब्रिटिश विदेश सचिव सर जेफरी होवे और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा मिट्रैंड और फ्रांसीसी विदेश मंत्री रोलैंड डुमास ने हस्ताक्षर किया था। तब जाकर इस चैनल टनल के काम को शुरू करने के लिए अनुमति मिली थी। चैनल सुरंग निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभ की शुरुआत कर दी गई। आकर्षक तट, सकारात्मक ठंड, गर्म जलवायु और चाकमाल युक्त तलछट वाले रेतीले तट फ्रांस इंग्लैंड के दोनों किनारों के विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त थे। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ का ठंडा गर्म जलवायु वाला क्षेत्र व चाकमाल का तलछाट वाला उपयुक्त परत इस सुरंग को बनाने के लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध हुआ, क्योंकि चाकमाल सुरंग बनाने के लिए अनुकूल है। इनमें किसी प्रकार के क्रैक्स नहीं थे और खुदाई में बहुत आसान थे। इंग्लिश चैनल में दक्षिणी पूर्व इंग्लैंड में एक बंदरगाह शहर है। यह शहर दो चट्टानों के बीच एक घाटी में उत्तरी डाउन्स के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। 19वीं और 20वीं सदी में यह शिपिंग पोर्ट और फैशनेबल रिसोर्ट्स के रूप में प्रसिद्ध था। चैनल के दोनों छोर में पर्यटन और रिसोर्ट्स
18वीं सदी के अंत में ही शुरू हो चुका था। पर्यटक क्षेत्र होने की वजह से भी यहाँ सुरंग होने से लाभ ही था। यही कारण था कि इस चैनल को बनाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ओर से काम शुरू किया गया। सुरंगें 11 बोरिंग मशीनों की मदद से चाकमाल को काटकर एक दूसरे के समानांतर चलने वाली 3 सुरंगों का काम शुरू किया गया। यह समुद्र तल से भी नीचे 256 फीट नीचे था। ये 3 सुरंगें समुद्र तल के नीचे बनाने के लिए आपसी सहमति से एक भूमिका तैयार की गई। इंग्लैंड और दोनों देशों ने यह निर्णय लिया कि दोनों अपने अपने क्षेत्र से खुदाई करना शुरू करेंगे। इसके बाद खुदाई करते हुए सेंटर में मिलेंगे। यह कहना तो आसान था, लेकिन उतना ही मुश्किल भी था। इस सुरंग को बनाना एक कंपनी के बस की बात नहीं थी, इसीलिए 10 कंपनी ने मिलकर आपस में निर्णय लिया। पहले तो पहाड़ों को बम से उड़ाकर तोड़ा जाता था, परंतु इस तरह की प्रक्रिया यहां संभव नहीं थी। इन्होंने जिस आकार की सुरंग तैयार करना था, उसी आकार की टीबीएम मशीन बनाने का निर्णय लिया। जिस आकार और साइज की टीबीएम मशीन की आवश्यकता थी, वह किसी कंपनी के पास थी ही नहीं, इसलिए इस मशीन को बनाने की जिम्मेदारी रॉबिन्स कंपनी को दिया गया। सुरंग की खुदाई के आकार की बड़ी और गोल आकृति की मशीन बनवाई गई। उस मशीन को ऐसा बनाया गया कि उसे डिसेंबल करके खुदाई के लिए समुद्र तल के नीचे खुदाई के लिए भेजा जा सके। 1988 में खुदाई का काम शुरू हो गया। टीबीएम के द्वारा बोरिंग का काम शुरू हो चुका था। जैसे जैसे खुदाई हो रही थी, वैसे वैसे लूज रॉक और चाक लेयर को सील करना भी जरूरी हो गया था। इसलिए रीइंबर्स्ड गोल कंक्रीट फिट किए जा रहे थे। ये कंक्रीट न्यूक्लियर प्लांट में लगने वाले कंक्रीट से ज्यादा मजबूत थे, जो अंदर ही अंदर सुरंग को मजबूती प्रदान कर रहे थे। कंक्रीट गोल फिट करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि किसी भी कारण से लीकेज होता है तो मशीन के साथ साथ इंसान भी समुद्र के अंदर दफन हो जाते। इस सुरंग की खुदाई का काम लगातार चल ही रहा था। 3 साल तक लगातार सुरंग की खुदाई के साथ साथ कंक्रीट रीइंबर्स्ड का काम चलता गया। अब इनको इंतजार उस वक्त का था जब दोनों सुरंग एक दूसरे से सेंटर में मिलेंगे। एक्चुअली यह भी बहुत मुश्किल घड़ी थी। दोनों सुरंगों का एक दूसरे से मिलना बहुत जरूरी था। यदि यह दोनों सुरंग सही दिशा में नहीं मिलती है तो समस्या खड़ी हो सकती थी। इन्होंने आने वाली समस्या को भांपते हुए पहले से अपनी योजना लेजर सिस्टम को बहाल कर दिया था। योजना के अनुसार लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम दोनों सुरंग में लगा दिया गया था। यदि एक भी सुरंग दिशा विहीन होता तो लेजर सिस्टम कंप्यूटर द्वारा सिग्नल देकर उन्हें सही दिशा में ले आता। अब ये लेजर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये जानने के लिए कंप्यूटर के लेजर सिस्टम को बंद करने का प्लान भी था। 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद इनका इंतजार समाप्त हो गया और उनकी योजना के अनुसार 100 फीट की दूरी रहने पर लेजर सिस्टम को बंद कर दिया गया। इन्होंने 100 फीट के रॉड से दूसरे सुरंग के कांटेक्ट करके जांच किया कि सामने से आने वाली सुरंग की दशा और दिशा ठीक है या नहीं, परंतु दोनों के कांटेक्ट में 10 इंच का फर्क था। यह फर्क तकनीकी विज्ञान के अनुसार सामान्य माना जाता है। अब इन लोगों के लिए इम्तिहान का समय आ गया था। दोनों तरफ के सुरंग में 2-2 डायमीटर का कंक्रीट लग चुका था। अब 46 मीटर के सुरंग को अब 50 मीटर की टीबीएम मशीन को सुरंग से बाहर निकालना संभव नहीं था, इसलिए एक टीबीएम मशीन को नष्ट करना जरूरी था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि इंग्लैंड की मशीन को समुद्र तल के नीचे की ओर मोड़कर उसे वहीं छोड़ दिया जाएगा और फ्रांस के टीबीएम मशीन को डिसेंबल करके नष्ट कर दिया जाएगा। अंत में योजना के अनुरूप फ्रांस का टीबीएम मशीन इंग्लैंड के सुरंग से जा मिला। इसके तत्पश्चात फ्रांस के टीबीएम को डिसेंबल करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस तरह से असंभव कठिन निर्माण को परिणाम तक पहुंचने के लिए इंजीनियर और कर्मचारियों ने बहुत परिश्रम किया। इस प्रोजेक्ट के लिए रॉबिन्स कंपनी का सुरंग बनाने के लिए योगदान सराहनीय रहा है। रॉबिन्स कॉन्ट्रैक्टर ने इस प्रोजेक्ट में अविश्वसनीय योगदान दिया है। इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसमैंच लिंक टीएमएल ने क्रॉसिंग की बोरिंग में भाग लेने के लिए 5 रॉबिन्स टीबीएम मशीन को चुना था। टीबीएम को यूके और फ्रांस के दोनों टर्मिनल पर डिप्लॉयड किया गया था।
रॉबिन्स कंपनी ने इन पांचों टीबीएम को भूविज्ञान के अनुरूप सुरंग की विशिष्ट आकार और उसकी लंबाई के हिसाब से तैयार किया था। फ्रांस की तरफ से मुड़े हुए वीक और डिफॉल्टेड चाक में अनुमानित हाई प्रेशर सी वाटर के लिए 3 अर्थ प्रेशर बैलेंस मशीनों ईपीबीएम का उपयोग बहुत जरूरी था। रॉबिन्स ने फ्रांस की तरफ हर एक रेल सुरंग के लिए ईपीबीएम बनाए थे। इन 1100 टन 8.8 मीटर डायमीटर वाली मशीनों से कटर हेड थ्रस्ट था। इससे 94 लाख पाउंड का अधिकतम टार्क उत्पन्न होता था। फ्रांस की तरफ के समुद्र के अंदर बनने वाले चैनल सुरंग के लिए ईपीबीएम मशीन की आवश्यकता थी। इस मशीन में 18 फीट डायमीटर का कटर हेड थ्रस्ट और एनएम 25 लाख 91,000 पाउंड का अधिकतम टार्क था। इतने वजनी और तकनीकी रूप में मजबूत और लंबे चौड़े भारी भरकम मशीन को स्थापित करना भी एक चुनौती था। इन मशीनों में हाई प्रेशर वाटर का सामना करने के लिए सील बंद कट्टर कक्ष और कटे हुए पदार्थ को मुहाने से ले जाने के लिए स्क्रू कन्वेयर शामिल थे। यूके टर्मिनल के लिए भी 2 डबल शील्ड टीबीएम मशीन बनाए गए थे, क्योंकि यहां पर कम पानी के प्रवाह की उन्हें आशंका थी। रॉबिन्स ने इस मशीन को अस्थिर और दोषपूर्ण चट्टानों का सामना करने के लिए डिजाइन किया था। यूके के मशीनों ने भी आरंभ में सुरंग खोदने के समय कुछ कठिन परिस्थितियों को झेला है। 3.2 किलोमीटर के क्षेत्र में अप्रत्याशित जल प्रवाह के कारण मशीनों की कार्यप्रणाली में धीमापन आ गया था, क्योंकि सुरंग के प्रत्येक भाग को बोरिंग से ग्राउट करना था। सुरंग के इस भाग से गुजरने के बाद मशीनों को आगे कोई कठिनाई नहीं हुई और वे औसतन 139 मीटर प्रति सप्ताह खोदने लगीं। यूके की ओर से रॉबिन्स मशीनों ने औसतन 873 मीटर प्रति माह खोदा और 75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ दिन, 438 मीटर के सर्वश्रेष्ठ सप्ताह, 1719 मीटर के सर्वश्रेष्ठ महीने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिनमें से सभी को अभी तक तोड़ा नहीं जा सका है। इसका परिवहन बहुत जटिल था, लेकिन इसने बहुत अच्छी तरह काम किया। यूके में 500 मलबा गाड़ियों की रेल प्रणाली ने मलबा को लोअर शेक्सपियर क्लिफ के एक्सेस एडिट में पहुंचाकर जमा करके उसे एक हाई स्पीड कन्वेयर पर पहुंचाया गया। कन्वेयर ने फिर मलबा को इंग्लिश चैनल में दीवार के पीछे लैगून में फेंक दिया। कुल मिलाकर लगभग 5.23 मिलियन क्यूबिक यार्ड चाक को साइट पर फेंका गया। सैम्फायर हो नामक यह चाक अब एक पार्क बन चुका है। फ्रांस की तरफ से सांगेटे एक्सेस शाफ्ट के निचले हिस्से में एक कक्ष में मलबा क्रश किया गया और पानी के साथ मिलाया गया है। इसके बाद शाफ्ट के ऊपर पंप किया गया 30.5 मीटर बांध वाले जलाशय के पीछे ले जाया गया। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि फ्रांसीसी और ब्रिटेनी सुरंग के आपस में मिलने के बाद सुरंग का काम फाइनली पूरा हो गया था। इस तरह एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और फाइनली 1994 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इस चैनल सुरंग के आवागमन प्रक्रिया यात्रियों के लिए बहुत अनुकूल व सुविधाजनक साबित हुआ था। इस तरह की अविश्वसनीय सुरंग का निर्माण 8वें अजूबे के समान है। यह कल्पना की जा सकती है कि आखिर उस चैनल सुरंग का दृश्य कितना सुंदर और मनमोहक होगा। ये आज के आधुनिक युग की अविश्वसनीय पहचान है। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, आप बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।